ईडी जो है वो सिंघम अवतार में है। लोग ईडी की फुल फॉर्म बता रहे हैं, लेकिन ईडी फुल फॉर्म में नजर आ रही है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, शायद नेशनल हेराल्ड के दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और लगातार इस चीज को लेकर एक बड़ा नैरेटिव ये खड़े करने की कोशिश की जा रही है कि आज़ादी के 75 साल के मौके पर करप्शन फ्री इंडिया का जो सपना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो सपना है, क्या वो वाकई पूरा हो पाएगा? जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत कर दीजिए डॉक्टर संबित पात्रा और रोहन गुप्ता, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। बिना समय गवाए ओपनिंग स्टेटमेंट आप दोनों को मैं दे रहा हूं, लेकिन पहले डीपी बदल लिया संबित। रोहन भाई, डीपी बदली आप लोगों ने? बिल्कुल, डीपी तो कल से ही बदल चुका है। डीपी अब तिरंगा है। हाँ। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा जो सोशल मीडिया में हैं कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील किया है कि आइए हम सब डीपी बदलें और 13 से 15 अगस्त के बीच हम सब अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आप ही से शुरू कर रहा हूं संबित। ईडी को कौन सा बूस्टर डोज लगा दिया आप लोगों ने? मतलब वैसे मजाक में लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि नोटों में चिप लगी है, और लग रहा है सही में लगी है। ईडी को पता लग जाता है कहां पर है। देखिए अमन जी, पहले ईडी का फुल फॉर्म क्या होता था, अब ईडी का फुल फॉर्म क्या है ये समझना पड़ेगा। पहले मुझे लगता है कुछ लोगों ने सोच लिया था कि ईडी का फुल फॉर्म एंटाइटलमेंट फॉर डेकोइटी, कि हम डाका डालेंगे इसके लिए हम एंटाइटल्ड हैं, और चूंकि हम माननीय नेता हैं और हम बड़े घरानों से आते हैं इसलिए हमारे ऊपर कोई छापा नहीं डालेगा। इस प्रकार की मानसिकता से लोग काम करते थे। और आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसका काम है कानून को एनफोर्स करना और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना। वो अपना काम कर रही है। आप तो मीडिया वाले हैं, आपका जो कैमरा है वो तो हकीकत दिखाता है। आपने कैमरों में दिखाया ढेर, पैसों का ढेर, दे गड्डी पैसों का। आप बताइए, घरों से ऐसे पैसे निकल रहे हैं तो क्या ईडी बोले अच्छा आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप अपोजिशन वाले, आपको हम कुछ नहीं करेंगे, जाइए जाइए, ऐसे करें? या जिसके घर से अगर 21 करोड़ रुपए निकल रहा है उसे पकड़ लिया जाए? आप बताइए। नेशनल हेराल्ड का केस, संजय राउत का केस, पार्थ चटर्जी का केस, सत्येंद्र जैन का केस, इन सारे केसों में आप बताइए अगर इसमें मेरिट होता तो क्या जो कोर्ट है वो कोर्ट इनको छोड़ नहीं देती? कोर्ट ने इनको रिमांड पे भेजा। नेशनल हेराल्ड के केस में अभी आप बता रहे हैं कि ईडी दफ्तर में रेड कर रही है। नेशनल हेराल्ड के केस में जो दिग्गज नेता हैं, जो लॉयर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सोनिया गांधी के विषय को लेकर, राहुल गांधी के विषय को लेकर सभी कोर्ट से होते हुए, पटियाला कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। क्या गुहार थी? क्वैश कर दीजिए, ये एफआईआर होना नहीं चाहिए, ये जांच होनी नहीं चाहिए। कोर्ट ने क्या कहा? नो, यू विल हैव टू फेस द ट्रायल। ट्रायल फेस करना पड़ेगा। क्यों? कोई यहां विक्टोरिया क्वीन नहीं है, कोई यहां राजकुमार नहीं है। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, लूटमार मचाया है, तो इस नए भारत में जांच तो होगी ही और आगे चलकर हथकड़ी भी लगेगी। रोहन गुप्ता, आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट। वैसे अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ईडी का फॉर्म सही में बदल चुका है। अब ईडी भाजपा की सत्ता की सीढ़ी बन चुकी है। और अमन भी समझ नहीं आता कि ईडी की गाड़ी में ऐसा कौन सा जामर लगा है कि कोई भी भाजपा नेता का उनको घर नेटवर्क में आता ही नहीं। 4 नेता उन्होंने कहे, कोई भाजपा का नेता नहीं। हेमंत विश्वास शर्मा कांग्रेस में थे, ईडी ने एजेंसी से उसको जांच की, सब किया। जैसे ही भाजपा में आए बंद हो गया, ईडी के नेटवर्क से बाहर चले गए। ईश्वरप्पा, मैं आपको एक कागज दिखाऊंगा, 40% कमीशन के लिए कर्नाटका में किसी को आत्महत्या करनी पड़ी, नोटिस भेजीगी, ईडी खत्म हो गया, ईडी के नेटवर्क से बाहर निकल गए। मुकुल रॉय, सोमेन मित्रा, नारायण राणे, मेरे को यह समझ में नहीं आता था ऐसे कौन सी चिप लगी है कि भाजपाई नोट नहीं पकड़े जाते हैं और बाकी सबके पकड़े जाते हैं। देखिए, एजेंसी का गलत होना मैं नहीं मानता हूं कोई एजेंसी गलत है। हथियार जिस व्यक्ति के हाथ में है वो इसका क्या उपयोग करता है वो महत्वपूर्ण है। इनके शासन में 5222 केसेस जो टोटल हुए हैं पीएमएलए, 5312 केस हुए हैं, कोई भाजपाई नहीं है। अरे ऐसा तो कौन सा वॉशिंग मशीन है कि जो भी अंदर घुसता है वो साफ होके निकलता है? आज तो संबित जी ने कोटी पहनी हुई है, तो नहीं तो इनकी भी सफेदी चमक रही है। बहरहाल वो भाजपा के कार्यकर्ता, उनके लिए नहीं बोलूंगा, पर ऐसी कौन सी चिप है कि वो जो ईडी को भाजपाई चिप नजर नहीं आती है और बाकी सबकी चिप नजर आती है?
तो मेरा कहने का मतलब है ये ईडी इज नाउ एंड ऑफ डेमोक्रेसी। मैं किसी भी जो भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ, कार्रवाई के खिलाफ मैं नहीं हूं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड की बात की, एक ऐसा केस जहां पे प्राइवेट एफआईआर भी नहीं हुई है, एक ऐसा केस जो 8 साल के अंदर कुछ नहीं हो पाया। अगर आपको क्या लगता है कि भाजपा जो सत्ता में है, अगर इस केस में कुछ होता तो 8 साल तक चुप बैठते? नहीं, कल संसद में उनको महंगाई पे चर्चा करनी पड़ी। वो महंगाई की चर्चा में एक 6 साल की बच्ची ने अपना लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी को, उसको भी झुठला दिया। वो बच्ची ने कहा मेरी मैगी भी महंगी हो गई है। नहीं, महंगाई नहीं है। भाजपा ने ऑर्डर पास कर दिया कि महंगाई नहीं है तो नहीं है महंगाई। और जैसे ही कल महंगाई पे चर्चा हुई, आज इनका जो है एंड ऑफ डेमोक्रेसी डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो गया। तो ये जो दोगलापन है ये नहीं चल सकता है देश में। पूरा देश ये चीज देख रहा है। एक कमेंट जल्दी। तो उनका सवाल ये है कि ईडी को जो बूस्टर डोज लगी है उसमें तबीयत सिर्फ ऑपोजिशन की क्यों खराब हो रही है? मतलब कुल मिलाकर आज यहाँ इस मंच पर कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता बोल रहे ठीक है हम तो चोर हैं मगर ये भी चोर थे। अरे इनको क्यों आप नहीं पकड़ा? बताइए ना, मैं तो बीच 8 में नहीं साल बोला। से नहीं, बीच में आपकी नहीं। कौन सा जामर लगा हुआ है? देखिए बीच एक में मिनट, नहीं बोला। मैं- आप चोर हैं। देखिए मैं बीच में नहीं बोला। चोर जो है, रोहन, चोर की दाढ़ी में ये तिनका। ऐसे आराम से, रोहन, ये एक भी डिबेट कांग्रेसी- ये आराम से, कॉन्क्लेव के मंच पे आराम एक-एक से, करके। आराम वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए मैं तो बड़े शांति से माइक रोक के बगल में आराम से सुनता रहा। माइक रख दीजिए है ना? एक-एक करके। आराम वो से आपके बोल बीच जा में रहा नहीं है। बोलेंगे। कोई चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए, बोलिए। आप देखिए इनको कुल मिलाकर इनका समरी क्या था कि सारा जो है रेड हमारे घर में पड़ रहा है, मैं उनका सपोर्ट नहीं करता हूं, उनके घर से नोट निकला पकड़ लो। मगर उसके घर से क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उसके मतलब ये मान गए कि हम हैं, गड़बड़ तो है, अब उसको भी पकड़ो जाके। ठीक है। दूसरा मैं एक सवाल पूछता हूं, चलो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के घर में कोई भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है। मुझे अमन जी आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विगत 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 8 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी का दिखा दीजिए कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि फलाने मंत्री ने 4 करोड़ रुपए खा लिए, फलाने मंत्री ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा जवाब दे दीजिए। रहा हूं आपको। अभी 4 दिन पहले चिंटू मिंटू इनके जो है 2 इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर कि स्मृति ईरानी की बेटी ने लाइसेंस ले लिया, स्मृति ईरानी की बेटी ने फलाना कर दिया, ढिकड़ा कर दिया। बेचारी 18 साल की उम्र की बेटी के ऊपर लांछन लगाया था। कल हाई कोर्ट ने इनको आईना दिखाया और कहा डिलीट करो, सब डिलीट करो। चिंटू पिंटू भी डिलीट कर रहे हैं, सब टुक 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 सब डिलीट कर रहे हैं। चिंटू पिंटू को बोला सब डिलीट करो। कोई लाइसेंस स्मृति ईरानी की बेटी ने नहीं लिया था, किसी प्रकार से इनके नाम पे वो बार नहीं था, वो रेस्टोरेंट नहीं था, चिंटू पिंटू भागे फिरे हैं। आपके पास इतना है कि किसके घर में पैसा रखा हुआ है, रुपया रखा हुआ है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप बताइए अब क्या संबित पात्रा, सुधांशु जी, गौरव भाटिया, इनके बिहाफ पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें क्या? रोहन, सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं सवाल ले रहा हूं, सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ईडी आपके कार्यकाल में भी थी, ईडी इनके कार्यकाल में भी है। अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी ने आतंक मचा रखा है, ये स्टेटमेंट थी, मैं उनको गलत कोट नहीं कर रहा हूं। आपके पास जब ईडी थी तो 9 सालों में 4000 करोड़ की सीजर हुई। इनके पास जब ईडी आई इन 14 से 22 में 1 लाख करोड़ रुपया ईडी ने रिकवर करा। तो ईडी तो कार्रवाई कर रही है, समस्या ये हो रही है कि ईडी करप्शन से लड़ रही है और आप ईडी से लड़ रहे हैं। रोहन देखिए गुप्ता। अमन जी, उन्होंने कहा जो भाजपाई चंगू मंगू है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज देखते हैं, मैं इनको नहीं बोल रहा हूं चंगू मंगू, अब कौन है वो तो संबित जी बताएंगे उनकी पार्टी में कौन है चंगू मंगू। मुद्दा यहाँ पे आपने कहा 1 लाख करोड़, बहुत अच्छी चीज बताई। अगर भाजपाइयों के ऊपर यही रेड होती ईडी की तो कम से कम 10 लाख करोड़ होता और इसी के ऊपर जीएसटी लग के देश का जो ऋण है पूरा सारा चुकता हो जाता। मुद्दा यहाँ पे क्या है, मैं मंजी आप ही बोलिए, सिर्फ 4000 करोड़ था मैं 10 जब लाख आपके करोड़ पास होता। ईडी थी, मैं आपको सिर्फ यही कह रहा 4000 हूं। करोड़ और था। उस 1 लाख करोड़ जो हुआ, मैं ये कह रहा हूं अमन जी, अगर इनकी नियत में खोट नहीं है तो आज जितनी भी सरकार है, अभी देखिए ये महाराष्ट्र के रास्ते, कर्नाटका के रास्ते होते होते अब कहां पहुंच गए, झारखंड पहुंच गए। मुद्दा क्या है कि अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती तो मुझे बताइए, ये इतना चंगू मंगू वाली बातें कर रहे हैं, आपके 1-2 चंगू मंगू का नाम दिखाइए जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई हो। एक तो चंगू बताइए या मंगू बताइए या चिंटू बताइए या पिंटू बताइए जो ईडी ने कार्रवाई की हो। 5422 केस में से क्या भाजपा एक भी नेता नहीं निकलेगा? और जो लोग कांग्रेस छोड़ के या दूसरी पार्टी छोड़ के भाजपा में जाते हैं वो रातों रात साफ हो जाते हैं। ये बात गलत है ना। क्या ऐश्वर्या पद पे मैंने ये कागज जो दिखाया, एक आदमी ने आत्महत्या की है वहां पे कॉन्ट्रैक्टर ने कि मुझे 40% कमीशन देना पड़ा, और उसके बाद अप्रैल के बाद में मैं आपको बता रहा हूं एफआईआर हुई। क्या अमन जी आपको नहीं लगता है कि कार्रवाई करके भाजपा को दिखाना चाहिए कि हमारे चंगू मंगू कुछ भी बोले, हमारी नियत में खोट नहीं है? चंगू मंगू का काम है, उनको नौकरी दी जाती है, आके कुछ भी बोल के चले जाएंगे। पर देश यहाँ पे मजाक के मूड में नहीं है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं अगर आपकी नियत में खोट नहीं है तो भाजपाइयों पर भी कार्रवाई करके दिखाइए जिससे देश की जनता को विश्वास आए। और
10 लाख करोड़ होता, अगर उसके ऊपर ये जीएसटी लगाते, भाजपा के भ्रष्टाचार पे जीएसटी लगता, तो आज हमारा जो फॉरेन डेट है सारा चुकता हो जाता। ठीक है, बीजेपी नेता हूं, वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री, वो सब। देखिए, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा कि एक दो नाम बता दीजिए ना, एक करके, मैं नाम पूछ रहा हूँ, आराम भाजपा से, के। आराम से। एक करके प्लीज। इन्होंने कहा, आपने जब बताइए। प्रश्न पूछा कि 4000 करोड़ इनके समय और 1 लाख करोड़ से अधिक हमारे समय, तो इन्होंने कहा अगर सही तरीके से होता तो 10 लाख करोड़ निकल आते। भाजपाइयों के नहीं, ऊपर आप बताइए, में ये सही एक-एक तरीके से क्यों नहीं किया? किसके साथ सांठगांठ किया? बताइए इनके आप। समय में सही तरीके से कर लेते तो 10 लाख करोड़ निकल जाते। तो 10 लाख करोड़ निकाला क्यों नहीं? मतलब पता था कि 10 लाख करोड़ घुसे हुए हैं कहीं पर, मगर अच्छा, नाम बता उसमें दीजिए। से कुछ परसेंटेज लेके छोड़ दिया। यही बता रहे हैं नाम ना। पूछ लीजिए अमन जी। अब रुकिए ना, अब 10 बार चंगू मंगू, अब ये मेरी गलती है क्या? चंगू मंगू, पिंटू चिंटू, पप्पू सप्पू सब इनके घर में है, तो ये मेरी गलती है क्या? अब हमारे यहाँ नहीं है भ्रष्टाचारी भैया, कोई नहीं है। मतलब किसी को हमारे यहाँ करप्शन का कैंसर नहीं हुआ है तो जबरदस्ती जाके मैं उसको केमोथेरेपी दे दूं? मतलब इसको नहीं हुआ है भ्रष्टाचार का कैंसर, नहीं भैया मेरे को तो केमोथेरेपी लगा रहे हो, रेडियोथेरेपी दे रहे हो, इसको भी दो कैसे भी करके। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, आप बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपको पता है कि कोई चंगू मंगू है जो भ्रष्टाचारी है, तो चंगू मंगू का साथ आपका क्या रिश्ता है भैया? आप क्यों नहीं एक प्रेस तो नाम कॉन्फ्रेंस बताइए। करते हैं? अगर मेरा अगर अमन जी अगर एक रोहन, सवाल मैं है। आप ही से सवाल ले रहा हूँ जी। रोहन, अगर ऐसा है कि इनके भी कई नेता शामिल हैं, तो पिछले 8 सालों में कोई एक बड़ा घोटाले का नाम, बिल्कुल, ये ऐश्वर्यप्पा 40% कमीशन की मैं बात नहीं कर रहा कोई हूँ। एक बड़े घोटाले के जैसे ये उस वक्त कमीशन घोटाला गोला, 1000, 2G से लेकर- येदुरप्पा 5000 करोड़ का घोटाला, नारायण राणे 10,000 करोड़ का घोटाला। मैंने बताया आपको, मैंने 10 नेता के नाम दिखाए। ये चंगू मंगू वहां चले गए तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा, ये अच्छा, बता दें। क्या और एक सवाल, अमन जी, एक सवाल, क्या ईडी सत्येंद्र जैन वाले केस में सही है? देखिए, मैंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार कर नहीं सर, मैंने एक सवाल पूछा, सही एक मिनट। गलत, देखिए अगर ईडी उनके राहुल ऊपर- गांधी, मेरा मैं सवाल जवाब पूछ लूं सर, सुनिए। एक मिनट सर। ईडी नेशनल हेराल्ड केस में गलत है, ईडी इडियट है, ये भी कहा। ईडी इडियट शब्द का मैंने कहा इस्तेमाल end किया of गया। democracy। एक मिनट, नहीं सर, आपने नहीं, आपके मैंने कांग्रेस- कभी भी नहीं, मैं नहीं, देखिए, आपके अधीर रंजन एजेंसी चौधरी जी ने का कहा था, जिनको उन्होंने क्या कहा, मेरा लैंग्वेज काम इशू है, सुनिए बात को, सर एक अमन मिनट, जी। मैं सवाल पूछ लूं सर। अधीर रंजन चौधरी जी ने ईडी को इडियट कहा, वो आप भी जानते हैं। वो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, राष्ट्रपति वाला, वो वाला भी विवाद हुआ था। मेरा सवाल ये है कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी गलत जी। सत्येंद्र जैन केस में ईडी सही, ये कैसे? देखिए, मैंने कहा अमन जी, सत्य या गलत होना कोई भी हथियार होता है, सही है, उसका गलत उपयोग- है। देखिए, सत्येंद्र वो तो जैन ईडी- केस में ईडी ईडी को- सही है। देखिए, मेरी बात को खत्म होने दी जाए। मैं ये सही कहना है, चाह रहा गलत है, हूं बस कि इतना जो बता मुद्दे दीजिए। आ रहे हैं बात के, जो मुद्दे आ रहे हैं, मेरा ये कहना है कि अगर आप रोहन एजेंसी भाई, हैं, एक मिनट, सही रोहन गलत भाई, एजेंसी तय रोहन, करेगी। एक मिनट, रोहन। बोलिए। हम सेलेक्टिव नहीं, या तो ईडी सही या गलत। देखिए, आपके ईडी खिलाफ, आज एक मिनट की सर, आपके खिलाफ है तो गलत ईडी है। क्योंकि सत्येंद्र जैन में सही मैं कैसे? जवाब दे दूं अमन जी, अगर ईडी की आप बात करें, नेशनल हेराल्ड की बात करें, उसके तथ्य मेरे सामने हैं, मैं सारे आपको रख सकता हूं। सत्येंद्र जैन जिस पार्टी में, उनको अपने तथ्य रखने पड़ेंगे, पर मेरा कहना है कि अगर ईडी सही है, उनकी नियत में खोट नहीं है, तो नारायण राणे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। येदुरप्पा आज मुख्यमंत्री थे, उनका इन्होंने इस्तीफा लिया, पर आज ईडी की कार्रवाई नहीं हुई। जो ऐश्वर्यप्पा 40% कमीशन में किसी की हत्या हो गई, उसके ऊपर आज ईडी नहीं जा रहा है, तो सवाल तो उठेंगे। तो आपकी आपत्ति है कि इन पर क्यों नहीं होगी? अगर आप पर जो आपकी हो रही है, नियत उस में पर कोई खोट नहीं है, बिल्कुल हाँ, उस आपको पर। लगता है जो केस सही है उस पर कार्रवाई कीजिए। आप बात करें नेशनल हेराल्ड की, हम तथ्यों पे बात करें, और ईडी के जो भी समन हुए हमने रिस्पेक्ट किया, हमारे नेता गए वहां पे, हमने उसको वो नहीं किया। बट आप बताइए कि एक भी चंगू मंगू का नाम देंगे कि जो भाजपाई है और इसके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई? मैंने 8 जो नाम दिए, क्या करप्शन नहीं हुआ? ऐश्वर्यप्पा का करप्शन नहीं है? एक नाम सुन बताइए उनको, एक नाम। चलिए, आपने कहा येदुरप्पा जी करप्ट थे, येदुरप्पा जी चले गए, उसके बाद तो कांग्रेस की सरकार आई। उस समय एक नाम यूपीए, तो बताइए। एक सेकंड सर, कांग्रेस बीच में नहीं बोले, कभी माइक किसी साइड के पे बीच रखिए में नहीं बोलता अमन जी, हूं। आप जवाब तो ले नहीं, लीजिए। एक सेकंड, अमन जी जवाब ले लेंगे। प्लीज। जनता जनार्दन भगवान बैठी हुई है, वो जवाब क्या है क्या नहीं जान जाएगी। इन्होंने कहा येदुरप्पा जी के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं किया गया, वो तो बड़े करप्ट थे। येदुरप्पा जी ने रेजिग्नेशन दिया, येदुरप्पा जी चले गए। उस समय येदुरप्पा जी के बाद इनकी सरकार केंद्र में भी थी, यूपीए की सरकार, और कर्नाटक में भी थी, और भारतीय जनता पार्टी ईडी भेज देती, उनके घर में भेज देते आप ईडी उनके घर पे। आपको पता था उनके घर के अंदर रखा हुआ पैसे, तो क्यों नहीं भेजे? इन्होंने कहा नारायण राणे भी करप्ट था। अरे अभी 10 दिन पहले तक आप ही की महावसूली सरकार वहां पर थी महाराष्ट्र में। नारायण राणे महाराष्ट्र के हैं, उनके बेटे के ऊपर धमकाने वाला केस लगाया, जेल में डालने की कोशिश की। एक दिन करप्शन वाला केस नारायण राणे के ऊपर तो एमवीए की सरकार ने नहीं लगाया, ये भी हम लगाते जाते। मैं नेशनल हेराल्ड पे सवाल पूछ रहा हूँ, एक मिनट। मैं नेशनल हेराल्ड, क्योंकि आज हेराल्ड पे, पूछिए। हेराल्ड के दफ्तरों पर उस केस में वो कह रहे हैं कि मेरिट नहीं, कोई एफआईआर नहीं। वैसे ईडी में ईसीआईआर होती है, मतलब वो अलग डिबेट है। लेकिन 7 साल से कुछ निकला नहीं, कुछ मिला नहीं, केस क्लोज हो गया,
फिर आप जो है पॉलिटिकल वेंडेटा है, जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है और लोग ट्विटर पर लिख भी रहे हैं कि 75 साल की बुजुर्ग को ऐसे बुलाकर आप लोग परेशान कर रहे हैं। देखिए, पहली बात है, आप एक बात जान लीजिए, नेशनल हेराल्ड केस में दोनों माँ बेटे अर्थात सोनिया जी और राहुल जी बेल पे बाहर हैं। बेल तो हम सब समझते ही हैं, और बेल ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से नहीं दिया जाता है। बेल देने का काम कोर्ट करती है, मेरिट्स ऑफ केस पे करती है। तो जब मेरिट ऑफ केस देखा गया कि नहीं नहीं गड़बड़ी तो है भैया, इनको बेल पे ही छोड़ा जा सकता है, छोड़ा नहीं ऐसे, बेल पे छोड़ा है, मुचल के देकर बेल पे माँ बेटे बाहर आए हैं। नंबर एक, क्यों? क्योंकि मेरिट है। नंबर दो, आप मुझे जरा 20 सेकंड दीजिए, जरा मैं ब्रीफली जनता को समझाता हूँ नेशनल हेराल्ड में क्या हुआ। ये 70 के दशक से नेशनल हेराल्ड चल रहा था। तो नेशनल हेराल्ड जो है ये किसी एक आदमी की नहीं है, जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। ये लगभग 3000 जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उन्होंने डोनेट किया पैसा, और सरकार ने इनको जमीन दी प्राइम लोकेशंस पे, सरकार ने दी। ये पैसा आपका मेरा इन सबका है, सरकार ने जमीन दे दी। चलता रहा, तीन पेपर चलते रहे, वो धीरे धीरे लॉस में चला गया। उसमें कौन थे? मोतीलाल वोहरा जी उसके चेयरपर्सन थे। अब वो जब लॉस में चला गया तो मोतीलाल वोहरा जी कहाँ गए कि अरे पैसा देना है, इतने लोग काम कर रहे हैं। तो मोतीलाल वोहरा जी गए कांग्रेस पार्टी के पास, और वहां कौन था? वहां जो खजांची ट्रेजरर थे वो भी मोतीलाल वोहरा थे। तो ये जो मोतीलाल वोहरा है नेशनल हेराल्ड वाले, उन्होंने जाके कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा को कहा जरा 90 करोड़ रुपए दे दो यार, वहां पर बहुत गड़बड़ हो गया है, पैसे नहीं है। तो कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा जी ने नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा जी को 90 करोड़ दे दिए। अब वो 90 करोड़ चुका ना पाए नेशनल हेराल्ड, तो यहां राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा, सोनिया जी ने मिलकर एक कंपनी खोली यंग इंडिया, और सोनिया जी ने मोतीलाल वोहरा को बोला, यंग इंडिया वाले, कि जरा जाके नेशनल हेराल्ड वाले मोतीलाल वोहरा से बोलो कि वो 90 करोड़ रुपया जो है हम माफ कर देंगे, हम वो चुका देंगे, आप ये नेशनल हेराल्ड हमें दे दो। तो मोतीलाल वोहरा यंग इंडिया वाले जाके नेशनल हेराल्ड के मोतीलाल वोहरा से बोलते हैं भैया 90 करोड़ हम दे देंगे, आप ये सारी प्रॉपर्टी दे दो। सोचिए जरा, ये सारा खेल मोतीलाल वोहरा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी माँ बेटे के जेब। ऐसे हम इनको छोड़ दें, कुछ नहीं करें? थोड़ी बहुत जांच ईडी के लिए भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल। देखिए अभी नहीं, अच्छा सबको सब कुछ पता है। सुनिए, ये बॉर्डर स्कैम में यहाँ पे भाई मेरे अब हो गया आपका भाई, चलो बोलो, ऐसे ही हाल खराब है, बोलो। ठीक है, अभी जैसे कहा, सारा जो नॉलेज इनका है ईडी को कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं, इनसे ही ब्रीफ लेके चले जाते। अगर इस केस में तथ्य होता तो 8 साल तक भाजपाई वेट नहीं करते। दूसरी बात, उन्होंने बहुत चीजें कही सारी तथ्य के खिलाफ। जो 5000 करोड़ की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू है 370 करोड़। दूसरा, नेशनल हेराल्ड एक नेशनल अखबार था, 1942 से चल रहा था। अगर उसके आदमी, उसके जो भी स्टाफ था, उसको सैलरी के लिए कांग्रेस पार्टी ने पैसा दिया, उसमें भी इनको आपत्ति है। दूसरी बात, आज जो यंग इंडिया कंपनी हुई है वो कोई प्रॉपर्टी ले नहीं सकती है, कोई प्रॉपर्टी बेच नहीं सकती है, कोई सैलरी उसमें से ले नहीं सकते हैं। आज तक ना उसमें एक भी पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है, ना फ्यूचर में होगा। जहां पे पैसा ही इन्वॉल्व नहीं, अगर वहां पे ईडी पहुंच सकती है, और जहां पे 40% कमीशन लिया जा रहा है वहां पे ईडी नहीं जाती, तो क्या सवाल नहीं पूछेगी देश की जनता? यहां पे किसी एक नेता की बात नहीं है, ये किसी के ऊपर भी हो सकता है। जो भी आदमी इस सत्ता के खिलाफ, एक मिनट मुझे, आपने इनको समझ दिया, कंप्लीट करिए पूरा। यहां पे जो हम बात कर रहे हैं जी, क्या हो रहा है? आज महंगाई की हम बात कर रहे हैं, देश टॉप पे चला गया, 7% के ऊपर महंगाई का दर है, पर इनको स्वीकार नहीं करना है। मैं जिस गुजरात से हूं, मैं आपको बता रहा हूं अमन जी, जिस प्रकार का हाल है वहां पे, 100 लोगों के करीब अभी लोग 2-4 दिन पहले मृत्यु हुई, एक भी प्रधानमंत्री की ट्वीट नहीं आई, एक भी भाजपाई नेता का ट्वीट नहीं आया। ये 27 साल का कौन सा गुजरात मॉडल है? नशे की बात कर रहे हैं, करोड़ों की वहां पे ड्रग्स पकड़ी जा रही है, एक भी आदमी भाजपाई बोल नहीं रहा है। ये सब पैसा कहां जा रहा है? वहां पे ईडी क्यों नहीं आ रहा है? मुद्दा जो सिलेक्टिव जो हो रहा है, जो सरकारें गिर रही हैं, जो देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो एजेंसी का दुरुपयोग है, हम उसके खिलाफ। अच्छा, क्या जो इनका आरोप है, बस एक हाँ या ना में बताइएगा, क्या कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया, और क्या कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ किया? हाँ या ना? बिल्कुल माफ नहीं किया। उसके राइट इक्विटी क्रिएट किया है, और उस राइट को वहां पे यंग इंडिया के माध्यम से दिया है। और आखिरी चीज, हाँ जी, 90 करोड़ का लोन माफ नहीं किया, बिल्कुल वहां पे जो इक्विटी में उसको कन्वर्ट किया, तो क्या एजीएल से वापस आया 90 करोड़? एजेंसी जब माफ कन्वर्ट होता है, जब इक्विटी क्रिएट होता है, एक राइट क्रिएट होता है, तो उस राइट के माध्यम से जब तक वो राइट क्लियर नहीं होता है, उसमें कोई कार्रवाई तो अभी यंग इंडिया के पास है एजीएल की सारी संपत्ति। जो इसके यंग इंडिया में डायरेक्टर कौन है? जो यंग इंडिया में सोनिया जी है और राहुल जी है। तो पर मैं यही कह रहा हूं, तो उसमें सेल नहीं हो सकता। सेक्शन 15 नहीं, देखिए अमन जी, मुझे मालूम है, जैसे कई बार क्या होता है, छात्र कमजोर होता है ना, तो टीचर उसकी मदद करता है, तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। अगर मेरे फैक्ट्स गलत हो, पूछ रहे हैं, नहीं अच्छा, मैं एक सवाल और पूछूंगा, मैं एक और सवाल, एजीएल की संपत्ति, छात्र वीक है तो आप मदद कर रहे हैं। एजीएल की कुल संपत्ति
3-3.5 करोड़ नहीं, हाँ या ना? 369 करोड़ जिसकी As per संपत्ति balance sheet 369 सर मैं एक करोड़। सवाल पूछ रहा मैं हूँ, आपके जिसकी तथ्य correct कर संपत्ति रहा हूं। 3 से 3.5 करोड़ 300 वो 90 करोड़ नहीं, का आपकी balance लोन sheet रिपे नहीं कर सकता। 369 करोड़ इज द प्रॉपर्टी ऑफ एजीएल जो एज पर 369 बैलेंस चलिए शीट ठीक मैं है आंकड़ों के साथ बोल ठीक रहा है हूं ठीक है आपको। समझे, ये हुई समझे। कहां से कुछ आपने मिला लेके नहीं आते इतने हैं? सालों में। और मुझे एक चीज अमन जी, मैंने आपने बहुत सुन सारे लिया, सवाल आप- का जवाब दिया। हाँ। एक सवाल हाँ जी। एक भाजपा के नेता का नाम जिसके ऊपर ईडी ने जो 10 नेता मैंने बताए ठीक है। जो कांग्रेस से बीजेपी में गए या ठीक है, टीएमसी से गए, ठीक है। एक नेता का नाम बताए जिस पे उन्होंने कार्रवाई की ठीक हो। है अब संबित की बारी है। संबित देखिए कुल मिला के लड़ाई ये हो रहा है कि ईडी हमारे घर में आई, ठीक है, उन पे कमेंट नहीं किया, तुम्हारे घर क्यों नहीं गई? ये जो 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वो 5,000 करोड़ की नहीं है, वो 500 करोड़ की है, क्यों? वो 350। आप गलत क्यों बोल रहे हैं जनता ये के बीच में सामने? चिल्लाते हैं। अगर आप सच हैं तो बताइए। रोहन कितनी रोहन शांति वो से हम आपके लोग- बीच में उन्होंने माइक एक नीचे रख नेता दिया का था। नाम बताइए। कितने शांति से ऐसे। बैठते हैं? हाँ, थोड़ा एक-एक समझा करके। करिए कैसे शांत। Conclave है, ये please। लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की इतना चिल्लाते हैं ये लोग, और फिर बोलते हैं हत्या हो गई। हाँ, हम कितने शांति से बैठे हुए हैं यहाँ देखिए। अब देखिए ये लड़ रहे हैं कि नहीं वो 5,000 करोड़ वाला एलिगेशन गलत है, आपने 3,000 कुछ कहा वो भी गलत है। हमने लूटा है 400 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ क्यों बोला? 5,000 कमाल देखिए, के लोग हैं। आप मतलब 370 फिर बीच में नहीं, शुरू हो नहीं, गए, आप झूठ बोल रहे फिर हैं। बीच में शुरू हो अच्छा, गए। आप मैं सिर्फ ये वो कहना चाह रहा हूं आप उनका झूठ का पर्दाफाश इनके बात करिए। अपने समय मैं पे आपको करिएगा। पूरा समय दूंगा, डबल दूंगा, एक एक करके हाँ, हाँ, प्लीज। आराम से लीजिए समय। जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे आपको स्टॉप नहीं करूंगा मैं, एक एक करके। देखिए मैंने बार बार समझाया आपको नेशनल हेराल्ड का केस। नेशनल हेराल्ड के केस में आप बताइए कंप्लेनेंट कौन था? सबसे पहला कंप्लेनेंट जस्टिस शांति भूषण जो लॉ मिनिस्टर थे, जो भाजपा के खिलाफ हैं, और काटजू, जस्टिस काटजू जो सुप्रीम कोर्ट में थे। दोनों ने क्या चिट्ठी लिखा? शेयर थे उनके। दोनों ने चिट्ठी लिखा कि हम शेयर होल्डर थे नेशनल हेराल्ड में, इस यंग इंडिया ने हमारे शेयर को ले लिया नेशनल हेराल्ड से, और हमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग तक नहीं बुलाई गई, हमसे पूछा तक नहीं गया। और आप जानते हैं शांति भूषण जी हमारे खिलाफ है, प्रशांत भूषण जी के पिताजी हैं। उसके बाद ये सारा एक्टिविटी शुरू हुआ है, कंप्लेनेंट इन्हीं के घर के अंदर से थे। दूसरा, इन्होंने गुजरात, मैं जिस गुजरात से हूं उस गुजरात में ड्रग पकड़ा जा रहा है। क्या पकड़ा जा रहा है? अगर हमें चोरी करना होता तो करोड़ों के ड्रग पकड़ते नहीं, ले जाते अंगठे में दबा करके। पहले यही अंगठे में दबा के ले जाते थे, पकड़ाया नहीं जाता था। और गुजरात में क्या हो रहा है? गुजरात में क्या हो रहा है जरा हार्दिक पटेल जी से पूछिए। आपने अध्यक्ष बनाया था, थोड़े दिन में देखिए मोह भंग हो गया। 4 लोग इनके हैं नहीं खुद गुजरात में, कांग्रेस ही नहीं है। यहाँ के हमें भाषण दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। अरे पहले 4 कांग्रेसी बोल रहे 27 साल से राज कर रहे हैं, करेंगे? आप तो है ही नहीं वहां पे। 4 लोग तो आपको मिलते नहीं हैं, 2 चुनाव तो जीत नहीं पाते हैं। क्यों? इतना दूध का धुला हुआ है, इतना बढ़िया है आप लोग, तो क्यों नहीं हो पाता है? बोल रहे छात्र कमजोर। पूरे देश में एक ही छात्र कमजोर है। अरे आप जानते हैं वो छात्र कौन है? वो भाजपाई छात्र हैं। अरे एक ही छात्र इसीलिए तो कमजोर हम है, किसी की मदद और नहीं ये पड़ रही सारे है। लोग मिलके ये उसका छात्र पर्चा लिखते रखते हैं। यहाँ पे A चंगू for मंगू apple, लोग, B for इनका पूरा यही सारा काम लिखते है। हैं, फिर भी कुछ नहीं होता इनकी है। जो भ्रष्टाचार अरे वो की छात्र ABCD है, पास हो मैं ही नहीं बोलता हूँ। पाएगा कुछ भी। अब रोहन, हाँ रोहन। देखिए जो भाजपा के चंगू मंगू है यहाँ पे आके कुछ भी बोलते हैं। उनकी बातों को अगर आप सीरियसली लेंगे, और जिस प्रकार से देश का इन्होंने माहौल बना रखा है, हर चीज को मजाक में उड़ा रहे हैं। अभी उनके नेता संसद में बोल रहे हैं कि हमको तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारा अनाज हमको ही दे रहे हैं। भैया प्रधानमंत्री का धन्यवाद तो इसलिए करना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी हम लोग बच गए, जीएसटी के बाद भी हम बच गए, कोरोना के बाद भी हम बच गए, बेरोजगारी के बाद भी हम लोग बच गए। इतने सवालों को मजाक में उड़ा के, जैसे इन जैसे जो लोग हैं, जो लोगों ने माहौल जो बना दिया कि देश के सीरियस इश्यू से ध्यान हटाकर किस प्रकार से एजेंसी का दुरुपयोग करके अपनी सत्ता चलाना, ये लंबा नहीं टिकेगा अमन भाई। कितना भी आप कर लें, आने वाले दिनों में जिस प्रकार से देश की जनता इनसे त्रस्त है। अभी आज ही एक आंकड़ा आया है कि उज्ज्वला योजना में 4.5 करोड़ महिलाओं ने कभी रिफिल ही नहीं करा है। और इनके देखिए बोर्ड ये चंगू मंगू लेके घूमते हैं, उज्ज्वला एयरपोर्ट पे जाइए 50 बोर्ड। मुझे वाइंड अप करना है। हर घर तिरंगा अभियान का समर्थन करते हैं। बिल्कुल, हर घर तिरंगा देश का अभियान है, पर उसके पीछे हर दिल में तिरंगा होना चाहिए। जो देश की एकता की भावना है, जो भावना को इन्होंने तोड़ा है, हर जगह पे जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारत माता की जय का मतलब ये कि हर गरीब परिवार सुखी हो। भारत माता की जय का मतलब है कि हर बेरोजगार को नौकरी मिले। भारत माता की जय का ये कि हर महिला को उसका अधिकार मिले। भारत माता की जय का मतलब है कि हर छात्र को शिक्षा मिले। लोग पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट क्यों बांटते हैं? आपत्ति वहां से वो कह रहे हैं कि अब हर घर तिरंगा, डीपी में तिरंगा। अब अल जवाहरी जाता तो वो लोग सवाल उठाते हैं। ये आपको डाउट क्यों और सर्टिफिकेट क्यों देते हैं आप लोग? डाउट, पूरा डाउट है जी हमारे को इनके ऊपर। आजादी की लड़ाई में 100% जिन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति, जिन्होंने अंग्रेजों की माफी मांगी है, बोल दो बोर्ड से मुर्दाबाद बोल दो। एक करके आप बोलेंगे, बोल सकते हो। हाँ, इनके बाद आप आज बोलेंगे। तक नहीं बोला है। इनके बाद आप बोलेंगे। हाँ, पूरा डाउट है हमको इनके ऊपर।
नहीं, क्यों नहीं होगा? राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल देते हैं। वो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है संबित। अरे आप भी आप ऐसे है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है? देखिए, आप इसी को बताइए, बोलते हैं कि ये आप छात्रा बताइए, फूटा ये हुआ वो है लोग हैं और पेपर जिन फोड़ के लोगों ने डिस्कशन हो रहा है। जिन लोगों ने आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कह दिया। अनुच्छेद 370 जब हटा तो पार्लियामेंट में पहला प्रश्न था, क्या आपने पाकिस्तान से पूछा है? क्योंकि ये तो बायलैटरल विषय है। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो उसमें ये लोगों को डाउट हो जाता है। डोकलाम जब होता है तो टेंट के नीचे पाए जाते हैं। माँ बेटे जाके 2008 में चाइना के साथ तिरंगा नहीं फिर फहराया। कुछ हो गया, फिर कुछ जो हो गया। संघ है रोहन। 70 साल, जवाब दीजिए ना, तिरंगा क्यों नहीं फहराया आपने? अरे शांति से आपके कार्यालय अरे पे शांति तिरंगा से क्यों नहीं बैठो फहराया? मेरे भाई, अरे चिंता आप मत शांति करो। से बैठो। 13, 14, 15 आप झंडा बताइए प्लीज ना। फहराना। अरे बिल्कुल फहराना। करेंगे, आपकी सर्टिफिकेट अच्छा की हो गया, जरूरत नहीं फहराएंगे बोल रहे हैं। आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है देश को। जो लोगों ने फहराएंगे ना। अपने मुख्यालय सोनिया पे जी 50 फहराएंगी साल ना तक, घर पे 50 झंडा। साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वो आज राष्ट्रपति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लेकिन चीन और ताइवान के बीच चल रही टेंशन में उस समय जापान की भी एंट्री हो गई, जब चीन की 5 मिसाइलें जापान की समुद्री सीमा में जा गिरीं। जापान ने दावा किया कि मिलिट्री ड्रिल कर रहे चीन की 5 मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जा गिरीं। उसका कहना है कि चीन की मिसाइलें पहली बार उसके इलाके में पहुंची और यह जापान की सुरक्षा के लिए चिंता की बात है। पेलोसी की यात्रा से ताइवान पर भड़का चीन लंबी दूरी की मिसाइलें दाग रहा है, जो ताइवान के अंदर तो नहीं लेकिन उसके आसपास गिर रही हैं, या यूं कहें कि उसे छूकर गुजर रही हैं। और जापान ने दावा किया कि उन्हीं मिसाइलों में 5 उसके इलाके में गिरी। जापान और चीन की नहीं पटती। इतिहास गवाह है कि दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे रह चुके हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच द्वीपों को लेकर भी झगड़ा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि चीन की मिसाइलें गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर जापान के इलाके में भेजी गईं, क्योंकि ताइवान की आड़ में चीन जापान से भी पुरानी दुश्मनी निभा रहा है। यही नहीं, इस मामले में चीन अजीबोगरीब तर्क भी दे रहा है। उसका कहना है कि समंदर में जापान और चीन की सीमा का कोई बंटवारा ही नहीं हुआ है, इसलिए यह कहना गलत है कि चीन की मिसाइलें जापान की सीमा में गिरी हैं। चीन ने बताया कि मिलिट्री ड्रिल के दौरान उसने ताइवान के उत्तर, पूर्व और दक्षिण की ओर 11 मिसाइलें दागी थी और जापान ने जानकारी दी कि उन्हीं में 5 उसके समुद्री क्षेत्र में पहुंच गई। इस मामले में जापान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। 3 देशों तक फैले होने की वजह से उनकी समुद्री सीमा का सटीक बंटवारा नहीं हो पाया, लेकिन जापान ने आरोप लगाया कि चीन की मिसाइलें उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी। मतलब यह कि चीन की मिसाइलें जापान के उस समुद्री इलाके में गिरी जिसके प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का अधिकार जापान के पास है, लेकिन चीन समुद्र में किसी सीमा को नहीं मानता और वो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले तर्क को झुठला रहा है। वैसे चीन और जापान की दुश्मनी 90 साल पुरानी है और दोनों देशों में द्वीपों को लेकर भी विवाद है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन ने जो किया वो जानबूझकर किया। बड़ी बात यह है कि चीन ताइवान हो या चीन जापान, दोनों के बीच में अमेरिका कॉमन है, क्योंकि अमेरिका जापान की रक्षा करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है। जिसकी वजह है दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ एक समझौता, जिसके तहत अमेरिका को जापान में अपनी नौसेना का बेस बनाने का अधिकार मिला है। और अगर अमेरिका के जापान में बने नौसेना के बेस पर हमला हुआ तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा, जिसकी वजह से उसे जापान की रक्षा करनी होगी। यानी चीन ताइवान को निशाना बनाए या जापान को, अमेरिका को उन्हें बचाने आना ही पड़ेगा। रही बात चीन की, तो वो इन दोनों से चिढ़ता है। 1931 में जापान के सैनिकों ने चीन के एक शहर में जो कत्लेआम किया था, चीन उसे अब तक नहीं भूला है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि चीन ने जानबूझकर जापान पर मिसाइलें दागी, क्योंकि वो उससे भी अपना हिसाब बराबर करना चाहता है। इस बीच खबर है कि अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी के खात्मे के पीछे तालिबान हो सकते हैं। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही काबुल में एक ड्रोन हमला कर जवाहिरी को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन खबर है कि जवाहिरी की मौत के बाद तालिबान के कई नेता सवालों के घेरे में हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में बिना तालिबान की मदद से अमेरिका इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे ही नहीं सकता, क्योंकि जवाहिरी पिछले कई साल से वहां बेहद खुफिया तरीके से रह रहा था, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। वो वहीं छिपकर अलकायदा को ऑपरेट कर रहा था, जबकि अमेरिका ने उसका पता लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि तालिबान ने ही अलकायदा के सरगना का सुराग अमेरिका को दिया, जिसके बाद अमेरिका ने बड़ी आसानी से ड्रोन से हमला कर उसे मार गिराया। और कहा जा रहा है कि अपनी पनाह में जवाहिरी को छिपाने वाले तालिबान ने ही उसे धोखा दे दिया। उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि तालिबान दुनिया के कई देशों से मान्यता लेने के लिए इन दिनों जोर शोर से जुटे हैं। और अमेरिका का साथ देकर तालिबान ने अपने इसी हित को साधने की कोशिश की। लेकिन जानकारों का यह भी मानना है कि तालिबान अलकायदा से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते,
वहीं आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान या ईरान की एयर स्पेस का इस्तेमाल कर जवाहिरी पर ड्रोन हमला किया था। हालांकि मौजूदा वक्त में ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में ईरान ने अमेरिका को अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दी होगी, ये बात गले नहीं उतर रही। तो फिर शक की सुई पाकिस्तान की तरफ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के कर्ज तले दबा हुआ है और मौजूदा वक्त में वो अमेरिका की किसी भी बात को नजरअंदाज करने की हालत में नहीं है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल कर अमेरिकी ड्रोन अफगानिस्तान में दाखिल हुआ, जहां तालिबान ने भी उसकी मदद की और इस तरह अल जवाहिरी को मौत की नींद सुला दिया गया। वहीं कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि यह हमला मध्य एशिया के देश किर्गिस्तान से किया गया था, क्योंकि किर्गिस्तान में 2014 तक अमेरिका का एयरबेस मौजूद था। हालांकि अभी तक अमेरिकी सरकार ने यह जानकारी नहीं दी है कि जवाहिरी को मारने वाले ड्रोन ने कहां से उड़ान भरी थी और उसने कौन से रूट का इस्तेमाल किया था। उधर खबर है कि आतंकी संगठन अलकायदा के नए वारिस की रेस में सबसे आगे चल रहा सैफ अल अदील अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। बताया जा रहा है कि वो किसी भी मामले में लादेन और जवाहिरी से कम नहीं है और वो कई बार अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना चुका है। यानी लादेन और जवाहिरी की मौत के बाद भी अलकायदा अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द बना रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि खबर है कि सैफ अल अदील को अमेरिका फूटी आंख भी नहीं सुहाता। माना जाता है कि अमेरिकी सेना और नागरिकों पर हुए 2 बड़े हमलों के पीछे सैफ अल अदील का ही दिमाग था। पहली बार उसने 1993 में सोमालिया में अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टरों को मार गिराने की साजिश रची थी, जिसमें 18 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। और कहा जाता है कि 1993 में सोमालिया में अमेरिकी सैनिकों को मारने के बाद उनके शवों के साथ बर्बरता भी की गई थी। अमेरिकी सैनिकों के शवों को सड़कों पर घसीटा गया था। इस घटना को ब्लैक हॉक डाउन के नाम से भी जाना जाता है। और उस वक्त ये खबर आई थी कि सैफ अल अदील ने ही वहां आतंकियों को विस्फोटक बनाने और मिसाइलों को गिराने की ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि वो खुद मिस्र की सेना में कर्नल रैंक का अधिकारी रह चुका था। लेकिन 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या के बाद वो मिस्र छोड़कर अफगानिस्तान पहुंच गया था, जहां वो आतंकी संगठनों के साथ जुड़ गया और उसे सोवियत संघ को वहां से बाहर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन अमेरिका के प्रति सैफ अल अदील की नफरत कम नहीं हुई और उसने 1998 में एक बार फिर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की साजिश रची। बताया जाता है कि सैफ अल अदील ने ही 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमला करवाया। इन हमलों में 12 अमेरिकी समेत 200 लोग मारे गए थे। इसी वजह से अमेरिका ने 2001 में उसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया था। इसके साथ ही अमेरिका ने उसे पकड़वाने वाले को भारी भरकम इनाम देने का भी ऐलान किया और मौजूदा वक्त में उसे पकड़वाने वाले को अमेरिका ने $10 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 79 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। उधर खबर है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना लगातार हो रहे जवाबी हमलों की वजह से बुरी तरह फंस गई है। जंग के 163 दिन बीतने के बाद भी पूर्वी यूक्रेन में रूस डोनेस्क को पार नहीं कर पाया है। डोनेस्क पूर्वी यूक्रेन का ऐसा प्रांत है जो जंग से पहले ही विद्रोहियों के कब्जे में था। यानी यूक्रेन की फौज का कब्जा पूर्वी यूक्रेन के उस हिस्से में पहले भी नहीं था। लेकिन खबर है कि लाख कोशिश के बाद भी रूस की फौज डोनेस्क से आगे नहीं निकल पाई। पश्चिमी देशों से मिल रहे घातक हथियार यूक्रेन की फौज को लगातार ताकत दे रहे हैं। महीनों से रूस की फौज यूक्रेन के किसी नए शहर पर कब्जा नहीं कर पाई है। बाखमुत, क्रमातोर्स्क और स्लोवियांस्क पूर्वी यूक्रेन के 3 ऐसे बड़े शहर हैं जिन पर कब्जा करने के लिए रूस ने पूरा दम लगाया हुआ है। रूस के ताबड़तोड़ हमले झेलने के बाद भी इन शहरों पर यूक्रेन की पकड़ मजबूत है। यहाँ तक कि दक्षिणी यूक्रेन में ऐसे कई शहर हैं जिनके लिए जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी इन शहरों पर रूस दावा ठोकता है तो कुछ दिन में ये फिर यूक्रेन की मुट्ठी में चले जाते हैं। और पता चला है कि इस जंग में यूक्रेन की वो तैयारी काम आ रही है जो उसने 2014 में शुरू की थी। 2014 में रूस ने क्राइमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया था, लेकिन उसी वक्त यूक्रेन ने आत्मरक्षा के लिए तैयारियां तेज कर दी थी और खास तौर पर विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क को घेरने के लिए बड़ी तैयारी की थी, जिसके लिए 2 शहरों को यूक्रेन की फौज के खुफिया ठिकाने के तौर पर विकसित किया गया था। पहला आवदीवका और दूसरा पीस्के। ये दोनों ही शहर रूस के गले की हड्डी बने हुए हैं। दावा यह है कि इन शहरों में यूक्रेन की फौज के ऐसे ठिकाने हैं जिनकी पहचान करना भी दुश्मन के लिए मुश्किल है। बंद पड़े कारखानों, जले हुए मकानों और सुनसान गांवों में यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए हैं। ऊपर से पश्चिमी देशों से मिले हथियारों ने इनकी तैयारियों को और भी मजबूत कर दिया है। यूक्रेन की जंग पर नजर रख रही कुछ एजेंसियों ने यूक्रेन की इस तैयारी की खूब तारीफ की है। दावा किया गया कि जैसे ही रूस की फौज आगे बढ़ने की कोशिश करती है, उस पर बमों और मिसाइलों की बौछार शुरू हो जाती है, वो भी रूस की फौज को चौंकाते हुए। हर बार किसी नए ठिकाने से होने वाली बमबारी ने रूस के सैनिकों को परेशान कर दिया है। रूस की टेंशन ये है कि न तो वो पीछे हट सकता है और न ही वो आगे बढ़ सकता है। खबर है कि अमेरिका ने ताइवान के पास मिलिट्री अभ्यास कर रहे चीन को जवाब देने के लिए समंदर में अपने 7वें बेड़े को डटे रहने के आदेश भी दे दिए हैं। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन और अमेरिका आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में लग रहे हैं।
और चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर कर मिलिट्री ड्रिल करनी शुरू कर दी। वो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से अभ्यास कर रहा है। चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान की सीमा के आसपास चक्कर काट रहे हैं। यही नहीं, चीन ने अपनी इस मिलिट्री ड्रिल का वीडियो भी जारी किया, जिसके बाद खबर आई कि अमेरिका चीन की हरकतों पर चुप बैठने के मूड में नहीं है। वो ताइवान से किया वादा पूरा करने की तैयारी कर चुका है। चीन और ताइवान की जंग हुई तो ब्लू बैटलफील्ड यानी समंदर में ही होगी। यही वजह रही कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी में तैनात अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन को डटे रहने का निर्देश दिया। जिसका मतलब ये कि अगर इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की गई कि कई केंद्रीय मंत्री भी हुए शामिल। तेलंगाना के सीएम केसीआर के नहीं आने पर पीयूष गोयल का हमला। रेप और हत्या पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का विवादित बयान। निर्भया कांड के बाद बने कड़े कानून को बताया रेप के बाद हत्या की बड़ी वजह। बीजेपी ने बयान को बताया शर्मनाक। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आजादी के इस अमृत काल में हमें विक्रम साराभाई को याद करना चाहिए, अब्दुल कलाम को याद करना चाहिए, हमें नाम्बी नारायण जैसे रॉकेट साइंटिस्ट को याद करना चाहिए, शहीद विक्रम बत्रा को याद करना चाहिए। लेकिन तिरंगे के ऊपर भी आप नेता की फोटो देखना चाहते हैं, क्यों? बस गांधी का नाम है और दिल में दिखाना नेहरू का काम। अरे हम और हमारे बाप दादा तो तिरंगा जब उठाते थे, जब तिरंगा उठाने पर कोड़े बरसाए जाते थे। ऐसी कौन सी अखाड़े की पहलवानी थी भाई जहां पर 4000 करोड़ की संपत्ति खड़ी हो जाती है। साथ भी कभी बहुती की फिर से शूटिंग होनी, कैमरा देखती स्मृति जी बोलने लगी सोनिया गांधी माफी मांगो। वैसे अमेरिका का कहना है कि एक सुरक्षा के समझौते के तहत उसके लड़ाकू विमानों का ऑस्ट्रेलिया में रोटेशन हो रहा है और इसी वजह से 4 B-2 बॉम्बर वहां भेजे गए। लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका ने ऐसा ताइवान पर नजरें गड़ाए बैठे चीन को रोकने के लिए किया है, क्योंकि चीन जिस तरह से ताइवान की नाकेबंदी कर रहा है उससे साफ है कि वो उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना चाहता है। क्योंकि ताइवान के 6 तरफ मिलिट्री एक्सरसाइज करके उसने 6 तरफ से ताइवान को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी विमान या जहाज वहां नहीं पहुंच सकता। यानी समंदर और हवाई रास्ते से होने वाला व्यापार मिलिट्री ड्रिल पूरी होने तक बंद है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि सैन्य अभ्यास होने के बाद चीन की नेवी और वायुसेना ताइवान की सीमा के पास से हट जाएंगी, क्योंकि ड्रैगन ये साफ कर चुका है कि वो ताइवान को किसी कीमत पर हासिल करेगा। लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ताइवान की मदद के लिए आ रहा है। यानी यहाँ चीन ने ताइवान पर हमला किया और वहां अमेरिका चीन पर टूट पड़ेगा। उधर खबर है कि चीन की जंग की धमकी पर जोरदार पलटवार करने का दम भर रहा ताइवान लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों की कमी से जूझ रहा है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन उस पर भड़का हुआ है और उसने ताइवान की नाकेबंदी शुरू कर दी है। पेलोसी के लौटते ही चीन ने ताइवान के पास 6 इलाकों में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। चीन ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज को लाइव फायरिंग नाम दिया है। ये मिलिट्री ड्रिल ताइवान से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर की जा रही है, जो अगस्त तक चलेगी। चीन पहले ये ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन पेलोसी के दौरे के बाद वो ताइवान पर ज्यादा आक्रामक है। यही नहीं, ताइवान और अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन ने 100 से ज्यादा फाइटर जेट को ताइवान की एयर स्पेस में उड़ा दिया। और दावा किया जा रहा है कि चीन ताइवान को घुटनों पर लाने के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने से भी नहीं हिचक रहा। मतलब ये कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान की धरती पर कदम रखने के बाद से ही ताइवान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि ताइवान ने भी अमेरिका की मदद से चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। चीन का सामना करने के लिए ताइवान अमेरिका के F-16 फाइटर जेट पर निर्भर है, लेकिन मुसीबत यह है कि उसके पास अमेरिकी फाइटर जेट को उड़ाने के लिए पायलटों की भारी कमी है, जिससे उसकी टेंशन बढ़ गई है। मतलब यह कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो चीन से टक्कर लेने में उसे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि चीन युद्ध पर आमादा है। उसने ताइवान स्ट्रेट में जंगी जहाज और परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों को भी तैनात कर दिया है। लेकिन ताइवान सिर्फ पायलटों की कमी ही नहीं, बल्कि अपने स्ट्रॉबेरी सैनिकों से भी परेशान है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ताइवान के ये सैनिक
किसी भी सूरत में जंग नहीं चाहते हैं। जंग में जाने से बचने के लिए वो बर्गर खाकर अपना वजन बढ़ाने या यूं कहें कि मोटा होने में जुटे हैं, ताकि चीन से जंग छिड़ने पर उन्हें युद्ध में न भेजा जाए। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया इन्हें ताइवान के स्ट्रॉबेरी सैनिक के नाम से बुलाता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि स्ट्रॉबेरी सैनिक ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेते और अगर गलती से भी ट्रेनिंग करते हैं तो जानबूझकर घायल हो जाते हैं। ये भी दावा है कि ताइवान के ये सैनिक चीन से बेहतर संबंध चाहते हैं ताकि जंग न हो और उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। दावा किया गया कि ताइवान के स्ट्रॉबेरी सैनिकों ने पेलोसी के दौरे का भी विरोध किया था। इनका आरोप है कि पेलोसी का दौरा कराकर अमेरिका ने चीन को उकसाया है और इसी वजह से चीन ताइवान पर हमले की तैयारी में है। इस बीच खबर है कि एक दिन पहले चीन ने जानबूझकर जापान के समुद्री इलाके में मिसाइलें दागी। चीन ताइवान के इर्द गिर्द युद्ध अभ्यास कर रहा है और लंबी दूरी की मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन चीन और ताइवान के बीच चल रही टेंशन में उस समय जापान की भी एंट्री हो गई, जब चीन की 5 मिसाइलें जापान की समुद्री सीमा में जा गिरी। जापान ने दावा किया कि मिलिट्री ड्रिल कर रहे चीन की 5 मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जा गिरी। उसका कहना है कि चीन की मिसाइलें पहली बार उसके इलाके में पहुंची और यह जापान की सुरक्षा के लिए चिंता की बात है। पेलोसी की यात्रा से ताइवान पर भड़का चीन लंबी दूरी की मिसाइलें दाग रहा है, जो ताइवान के अंदर तो नहीं लेकिन उसके आसपास गिर रही हैं, या यूं कहें कि उसे छूकर गुजर रही हैं। और जापान ने दावा किया कि उन्हीं मिसाइलों में 5 उसके इलाके में गिरी। जापान और चीन की नहीं पटती। इतिहास गवाह है कि दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे रह चुके हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच द्वीपों को लेकर भी झगड़ा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि चीन की मिसाइलें गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर जापान के इलाके में भेजी गईं, क्योंकि ताइवान की आड़ में चीन जापान से भी पुरानी दुश्मनी निभा रहा है। यही नहीं, इस मामले में चीन अजीबोगरीब तर्क भी दे रहा है। उसका कहना है कि समंदर में जापान और चीन की सीमा का कोई बंटवारा ही नहीं हुआ है, इसलिए यह कहना गलत है कि चीन की मिसाइलें जापान की सीमा में गिरी हैं। चीन ने बताया कि मिलिट्री ड्रिल के दौरान उसने ताइवान के उत्तर, पूर्व और दक्षिण की ओर 11 मिसाइलें दागी थी और जापान ने जानकारी दी कि उन्हीं में 5 उसके समुद्री क्षेत्र में पहुंच गई। इस मामले में जापान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। 3 देशों तक फैले होने की वजह से उनकी समुद्री सीमा का सटीक बंटवारा नहीं हो पाया, लेकिन जापान ने आरोप लगाया कि चीन की मिसाइलें उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी। मतलब यह कि चीन की मिसाइलें जापान के उस समुद्री इलाके में गिरी जिसके प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का अधिकार जापान के पास है, लेकिन चीन समुद्र में किसी सीमा को नहीं मानता और वो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले तर्क को झुठला रहा है। वैसे चीन और जापान की दुश्मनी 90 साल पुरानी है और दोनों देशों में द्वीपों को लेकर भी विवाद है और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन ने जो किया वो जानबूझकर किया। बड़ी बात यह है कि चीन ताइवान हो या चीन जापान, दोनों के बीच में अमेरिका कॉमन है, क्योंकि अमेरिका जापान की रक्षा करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है। जिसकी वजह है दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ एक समझौता, जिसके तहत अमेरिका को जापान में अपनी नौसेना का बेस बनाने का अधिकार मिला है। और अगर अमेरिका के जापान में बने नौसेना के बेस पर हमला हुआ तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा, जिसकी वजह से उसे जापान की रक्षा करनी होगी। यानी चीन ताइवान को निशाना बनाए या जापान को, अमेरिका हर घर तिरंगा अभियान का समर्थन करते हैं। बिल्कुल, हर घर तिरंगा देश का अभियान है, पर उसके पीछे हर दिल में तिरंगा होना चाहिए। जो देश की एकता की भावना है, जो भावना को इन्होंने तोड़ा है, हर जगह पे जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारत माता की जय का मतलब ये कि हर गरीब परिवार सुखी हो। भारत माता की जय का मतलब है कि हर बेरोजगार को नौकरी मिले। भारत माता की जय का ये है कि हर महिला को उसका अधिकार मिले। भारत माता की जय का मतलब है कि हर छात्र को शिक्षा मिले। भारत माता का अधिकार है कि हर भारतीय को उसका अधिकार मिले और हम उसके साथ। बहुत बढ़िया। देखिए, लास्ट कमेंट है। देखिए, हर घर तिरंगा प्रोग्राम अच्छी बात है, आप लोगों सबने स्वागत किया, करना ही चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ये हर घर तिरंगा एक राष्ट्रीयता के भाव को फैलाने के लिए। आप सोचिए, आज वहां अमेरिका ने एक मिसाइल स्ट्राइक करके अल जवाहिरी को मार दिया। आप सोचिए, अगर हिंदुस्तान का मिसाइल स्ट्राइक होता तो हिंदुस्तान में क्या होता। मैं माहौल बता रहा हूं, बताओ, प्रूफ बताओ कि सर्जिकल स्ट्राइक तुमने किया। बाइडेन ने वहां बोल दिया, अमेरिका ने बोला हाँ ठीक किया, बाइडेन ने ठीक। इंडिया में अगर होता और हमारी आर्मी ने बोला होता कि हमने मार दिया है, प्रूफ कहां है? आपने मारा, कौवे मरे होंगे, वहां तो अल जवाहिरी मरा नहीं होगा। फिर यहां पर नारे होते, तुम्हारी सर्जिकल स्ट्राइक किसानों पे होती है, तुम्हारी सर्जिकल स्ट्राइक युवाओं पे हो रही है, तुम्हारी जो स्ट्राइक है महिलाओं पे हो रही है, किसानों के ऊपर हो रही है। ये लोग ऐसे हैं जो किसान हो, महिला हो, युवा हो, बेरोजगार हो, हर आदमी पे क्या हुआ बीच में? ये इनकी हकीकत है। ये बीच में क्या हो जाता है इनको? आपको क्यों लगता है? मुद्दे पे बात कीजिए ना। नहीं, आपको ये बीच में क्या हो जाता है? समित सवाल ये नहीं है। सवाल ये होता है कि आप लोग पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट क्यों बांटते हैं?
आपत्ति वहां से वो कह रहे हैं कि अब हर घर तिरंगा, डीपी में तिरंगा। अब अल जवाहरी जाता तो वो लोग सवाल उठाते। ये आपको डाउट क्यों और सर्टिफिकेट क्यों देते हैं आप लोग? डाउट, पूरा डाउट है जी हमारे को इनके ऊपर। आजादी की लड़ाई में 100% जो जिन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति जिन्होंने कहते अंग्रेजों की हैं। माफी मांगी है, देखो, बोलो गोडसे मुर्दाबाद बोल एक एक करके आप बोलेंगे, बोल सकते हो। हाँ, इनके बाद आप आज बोलेंगे, तक नहीं बोला है। इनके बाद आप बोलेंगे। हाँ, पूरा डाउट है हमको इनके ऊपर। नहीं, क्यों नहीं होगा? राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल देते हैं। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है संबित। अरे आप भी आप ऐसे है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है? देखिए, आप इसी को बताइए, बोलते हैं ये कि आप छात्रा बताइए, फूटा ये हुआ वो है लोग हैं और पेपर जिन लोगों ने डिस्कशन हो रहा है। जिन लोगों ने आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कह दिया। अनुच्छेद 370 जब हटा तो पार्लियामेंट में पहला प्रश्न था, क्या आपने पाकिस्तान से पूछा है? क्योंकि ये तो बायलैटरल विषय है। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो उसमें ये लोगों को डाउट हो जाता है। डोकलाम जब होता है तो टेंट के नीचे पाए जाते हैं। माँ बेटे जाके 2008 में चाइना के साथ तिरंगा नहीं फिर कुछ हो गया, फिर जो संघ है रोहन 70 साल जवाब दीजिए ना, तिरंगा क्यों नहीं फहराया आपने? अरे शांति से आपके कार्यालय पे शांति तिरंगा से क्यों नहीं बैठो मेरे फहराया? भाई, अरे चिंता आप मत करो। शांति से बैठो। 13, 14, 15 आप झंडा बताइए प्लीज ना। फहराना। अरे बिल्कुल फहराना। करेंगे, आपकी सर्टिफिकेट अच्छा की हो गया, जरूरत नहीं फहराएंगे बोल रहे हैं। आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है देश को। जो लोगों ने फहराएंगे ना। अपने मुख्यालय सोनिया पे जी 50 फहराएंगी ना साल तक घर पे 50 झंडा। साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वो आज राष्ट्रपति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हम जो तो लोग नहीं बताइए, सोनिया संघ ने जी तो इटली में फहरा रही थी उनकी झंडा अगर 50 ईमानदारी साल थी, पहले। क्यों नहीं अपने घर फहराया? के ऊपर क्यों नहीं फहराया? ये देखा है तिरंगा? मैंने। संघ ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया 50 साल तक? अच्छा नहीं, लेकिन रोहन वो राष्ट्रपत्नी आप वाला जवाब जो दीजिए ना। विवाद था, एक मिनट रोहन, अब उस पे भी आपको सीरियसली लगता है वो लैंग्वेज इशू था? क्योंकि अब लोग इतिहास बता रहे हैं, सैम पित्रोदा ने कहा हुआ तो हुआ, उन्होंने भी बाहर कर कह दिया लैंग्वेज प्रॉब्लम। मणिशंकर अय्यर जी ने प्रधानमंत्री को नीच कहा, बाहर में आकर कह दिया लैंग्वेज प्रॉब्लम। आदिर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी पति वो सारी चीजें उन्होंने कह दिया लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये नियत में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है? देखिए मैं बताऊं आपको, जो प्रज्ञा इनकी जो सांसद है, मैं बताऊं, गोडसे जिंदाबाद कहा, कभी भाजपा ने उसको रिट्रैक्ट नहीं किया। कम से कम जब हुआ है कांग्रेस पार्टी ने कहा तो है। मुझे बताइए जो इनका स्टैंड है, साध्वी प्रज्ञा, क्या गोडसे जिंदाबाद ये अपने मुंह से बोलेंगे? बताइए, आप हैं क्या? बताइए। चलिए चंगू जी बताइए, आप है कि नहीं है? बोलिए आप, ऐसे नहीं होता। देखिए, आप बताइए गोडसे जिंदाबाद है या गोडसे सब इन्हीं के यहाँ है। मुर्दाबाद? अरे चंगू जी आप बता दीजिए, आज आपका नामकरण हो चलिए, चुका है बहुत-बहुत देश के सामने। अरे पप्पू तो नहीं है अरे कम आप से तो कम। चंगू तो है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, चंगू- बहुत बहुत शुक्रिया रोहन गुप्ता और संबित पात्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।